नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीका अकेडमी में। राजस्थान करंट अफेयर्स अपन देख रहे थे जून महीने का, ठीक है? तो ये क्लास आपकी हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी है क्लास को ज़रूर देखना। ये दूसरा वीडियो है जून 2026 का। मैंने आपको बताया था कि सूजस प्लस अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का ये सार अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि आने वाली आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड की सारी परीक्षाओं में राजस्थान का ये करंट अफेयर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है? पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। पहली वीडियो में अपन ने सिर्फ नीतियाँ योजनाएं देखी है, कार्यक्रम देखे हैं, ठीक है? नीति देखी है, कौशल नीति 2025 देखा है, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 देखी है, ठीक है? इस वीडियो में भी कुछ योजनाएं पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने हैं प्रश्न। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना का नाम है टॉप्स। भी हाल ही में आरपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, ठीक है? टॉप्स योजना मिशन 2028 को लेकर ये योजना है। खिलाड़ियों का इसमें चयन किया जाता है। कुल 50 प्रतिभाशाली, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के टॉप 50 खिलाड़ियों को इसमें चुना जाएगा, बेस्ट खिलाड़ियों को इसमें चुना जाएगा, ठीक है? ये कुछ सुविधाएं देती है, प्रतिमाह भत्ता देती है उन खिलाड़ियों को ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप्स योजना जो है लॉस एंजल्स में ओलंपिक होना है 2028 में। कहाँ होना है? लॉस एंजल्स, ये शहर है, ठीक है? यहाँ ओलंपिक होना है 2028 में। उस ओलंपिक के लिए उनकी तैयारी करवानी है, उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं का चयन करना है। ऐसे उत्कृष्ट खेल खिलाड़ी अपन को तैयार करने हैं राजस्थान से। कुल 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का इसमें चयन करना है। टॉप्स योजना मिशन जो है आपके मिशन 2028 को लेकर है। लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होना है वहां हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके, उसको लेकर ये योजना चलाई जा रही है। इसमें टॉप सबसे अच्छे बेस्ट 50 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित एथलीटों को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, आधुनिक किट और श्रेष्ठ कोच की सुविधा मिलेगी। अच्छी कोचिंग उनको दी जाएगी और अभ्यास के लिए प्रति माह 25,000 रुपए का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया जाएगा। कितने रुपए का? 25,000 रुपए का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया जाएगा। बिल्कुल टॉप्स योजना याद रखनी है। टॉप 50 प्लेयर याद रखने हैं। लॉस एंजल्स का जो ओलंपिक होना है उसको ध्यान में रखते हुए ये आपके मिशन शुरू किया गया है 2028 के ओलंपिक को लेकर। आप प्रदर्शन कर सके हमारे खिलाड़ी के लिए 50 प्लेयर है, ठीक है? और इन प्लेयर्स को 25,000 रुपए का मासिक भत्ता आपको प्रदान किया जाएगा। मासिक भत्ता कितने का? 25,000 रुपए का। ये टॉप्स योजना है, याद रखना। इसमें है कि और क्या-क्या शर्तें हैं पात्रता के लिए कि खिलाड़ी अनिवार्य रूप से राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। कम से कम उसकी आयु 14 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। ऐसा नहीं है कि आप टावर हो, आ चुके हो टॉप्स का फायदा उठाने के लिए, नहीं। आपकी उम्र कम से कम 40 वर्ष हो जाए, सॉरी 14 वर्ष, माफ करना। बुड्ढों लोगों को थोड़ी ओलंपिक में काम करवाना है, ठीक है? माफ करना इसके लिए। कम से कम 14 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आप इसके तहत पात्रता रखते हो। प्रवर्तन नियम की बात करें तो खिलाड़ी भारत सरकार की केंद्रीय टॉप्स योजना का पूर्व लाभान्वित नहीं होना चाहिए, मतलब उसको पहले ही किसी टॉप्स योजना में लाभ ना मिल चुका हो, वो खिलाड़ी होना चाहिए। खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक केवल 2018-19 या उसके बाद के ही मान्य होंगे। मतलब कोई खिलाड़ी है जिसने 2014 में कोई पदक जीत लिया, तो 14 में पदक जीता है तो वह पात्र नहीं होगा, क्योंकि बात कर रहा है कि नए खिलाड़ी होने चाहिए। मतलब जिन्होंने 18-19 या उसके बाद में पदक जीते हैं, 20 में, 21 में, 22 में, कोई गोल्ड जीता है, कोई स्वर्ण जीता है, कोई पदक जीता है, तो वही खिलाड़ी इसमें आपके पदक मान्यता वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। पैरा खिलाड़ियों को इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। कुल चयनित खिलाड़ियों में से 20% कोटा पैरा एथलेटिक जो होते हैं उनका खिलाड़ियों का होता है, तो 20% का कोटा याद रखना भाई। पात्रता की शर्तें क्या है कि उसकी उम्र कम से कम 14 वर्ष होगी, 14 ईयर्स का वह होगा, राजस्थान का मूल निवासी होगा, राजस्थान का मूल निवासी होगा, 2018-19 या इसके बाद उसने कोई पदक जीता होगा वह व्यक्ति होगा, पहले लाभ नहीं ले चुका हो, पहले लाभ न लिया हो, लाभ न लिया, पहले लाभ न लिया हो, किसमें? यही कोई टॉप्स योजना जो भारत सरकार की चलती है, उसमें कोई लाभ ना लिया होगा। इस योजना में 20% कोटा किसका है? पैरा एथलेटिक्स का है। पैरा एथलेटिक जो प्लेयर है, ठीक है? उनका हिस्सा है इस प्रतियोगिता में, 20% उनके लिए आरक्षण है सीटें, ठीक है? टॉप 50 खिलाड़ी लेने हैं, 18-19 या उसके बाद उन्होंने पदक जीते होंगे। कोई योजित ऐसा खिलाड़ी जो पहले लाभ न ले चुका हो, वो इसमें शामिल होगा, राजस्थान का मूल निवासी होगा, उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक होगी। और क्या-क्या है? इस प्रतियोगिता में, इस योजना में आपका सिलेक्शन होगा, उसके 4 लेवल है।
लेवल 1 में है ओलंपिक प्रतिभागी है, ओलंपिक में भाग लेना है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेला है, एशियन गेम्स खेला है या विश्व कप के पदक विजेता, ओलंपिक में भाग ले लिया हो उसने या कॉमनवेल्थ गेम में उसने पदक जीता है, ओलंपिक में उसने भाग लिया है या कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स या विश्व कप के पदक विजेता। देखो भाग लिया है ओलंपिक में, पहला पदक में क्या पहले स्तर की बात कर रहा हूं मैं, या तो उसने ओलंपिक में भाग लिया है, वह टॉप्स योजना का शामिल हो सकता है, या उसने एशियन गेम्स या उसने एशियन या कॉमनवेल्थ, ठीक है, या विश्व कप, वर्ल्ड कप जो होते हैं आपके, विश्व कप, इनमें उसने कोई पदक जीता होगा, ठीक है। विश्व कप, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में तो उन्होंने पदक जीता होगा या ओलंपिक में उसने भाग लिया होगा, वह प्लेयर जो है टॉप्स योजना में शामिल हो सकता है भैया, पात्रता रखता है। भारत सरकार की प्रसिद्ध खेलो इंडिया योजना के तहत चयनित प्रतिभावान खिलाड़ी, खेलो इंडिया योजना चल रही है, इसमें कुछ प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, तो इसके तहत कोई खिलाड़ी होगा। विभिन्न ओलंपिक राष्ट्रीय स्तर के अधिकृत प्रतियोगिताओं के पदक विजेता, राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत जो प्रतियोगिता है उनके विजेता, एक ओलंपिक प्रतियोगिताओं के पदक विजेता हो, राज्य स्तरीय ओपन ट्रायल्स एवं खेलो राजस्थान आदि के माध्यम से उभरते खिलाड़ियों को इसमें आपके शामिल किया जाता है। पहले स्थान पर वो खिलाड़ी आएंगे जो ओलंपिक में शामिल थे, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप में शामिल हुए। दूसरे चरण में आएंगे कि जो खेलो इंडिया योजना के तहत इनका चयन किया गया है। तीसरे चरण में वो खिलाड़ी आएंगे विभिन्न ओलंपिक एवं राष्ट्रीय स्तर के अधिकृत प्रतियोगिताओं में वो शामिल होते हैं, उनमें पदक जीते हैं। चौथे स्तर पर आएंगे राज्य स्तरीय ओपन ट्रायल्स एवं खेलो राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ी। ये 4 स्तर है, इनको शामिल किया जाता है भाई, ठीक है। देखते हैं और इसमें क्या-क्या इसका बजट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा योजना के सुचारू संचालन के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाता है। ये स्पेशल है आपके राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान टॉप्स योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपए व्यय करता है इस योजना के सुचारू संचालन के लिए। तो राजस्थान आपको पता है कि भाई जो युवा है, वो युवा गेम्स की तरफ बढ़े, खेलों में युवाओं का रुझान बढ़े, उसके लिए राजस्थान विशेष प्रोत्साहन करता है, विशेष योजनाएं चलाता है। राजस्थान सरकार 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करती है। कितने रुपए? 10 करोड़ रुपए खर्च करती है। आप बात करते हो प्रति खिलाड़ी अधिकतम 25 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष खर्च किया जाएंगे, ऐसा राजस्थान सरकार ने कहा है। प्रति खिलाड़ी अधिकतम 20 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की सहायता देगी। ये लेवल 1 के लिए है। लेवल 1 में कौन-कौन थे आपके कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में या विश्व कप में पदक जीता है और या ओलंपिक में भाग लिया है, उन खिलाड़ियों के लिए प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार 25 लाख रुपए खर्च कर देगी। लेकिन वो खिलाड़ी जो खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में उसका चयन हुआ है, उसके लिए अधिकतम 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की उसको सहायता राजस्थान सरकार देगी और वह खिलाड़ी जो क्या था आपके राष्ट्रीय स्तरीय या ओलंपिक के अधिकृत प्रतियोगिताओं में पदक जीता है, उस खिलाड़ी के लिए राजस्थान प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक का खर्च करेगा और वह खिलाड़ी जो खेलो राजस्थान योजना या फिर राज्य स्तरीय ओपन ट्रायल्स में भाग लेता है, उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है, उस पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए राजस्थान सरकार खर्च करेगी। प्रत्येक लेवल के खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग तरीके से राजस्थान सरकार व्यय करती है। ये याद रखना भाई, राजस्थान सरकार टॉप्स योजना के संचालन के लिए प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए का खर्चा करती है भाई, ठीक है। और क्या-क्या बातें हैं? अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राजस्थान सरकार देती है। वो खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं या फिर विजेता है, उन पर राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष दुर्घटना बीमा 25 लाख रुपए का उनको देती है। ठीक है, खेल प्रतिभाओं के समग्र विकास के लिए जयपुर में अत्याधुनिक सेंटर की स्थापना की जा रही है, अत्याधुनिक फैसिलिटेटिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। पारदर्शिता संचालन के लिए राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति एवं प्रतिभा खोज समिति का गठन किया गया है। प्रतिभा खोज समिति एवं राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति का गठन किया गया है। एथलीटों को अनिश्चितताओं से मुक्त करने के लिए उनका खेल पर ध्यान केंद्रित है, इसलिए राजस्थान सरकार भविष्य की सुरक्षा भी उनको प्रदान करती है भाई, ठीक है। इससे पहले वाले वहां से प्रश्न आ जाएगा। अगली नीति है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। रिप्स प्रोत्साहन 2024 रिप्स नीति जो है पुरानी नीति है, पर बार-बार यहाँ से प्रश्न आता है रिप्स 2024 से। इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। मई 2026 में रिप्स पॉलिसी 2024 में बड़े संशोधन किए गए। क्या-क्या करने हैं? मई 2026 में रिप्स 2024 में संशोधन किए गए। तकनीकी अपग्रेडेशन, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि भाई जो आपकी पॉलिसी है कौन सी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, उसमें भी तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए संशोधन किया गया है और वही आपके रिप्स में है। रिप्स वाला संशोधन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि रिप्स का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो निर्यातकों को तकनीकी संवर्धन हेतु मिलने वाला अधिकतम अनुदान 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। मतलब
जो निर्यातक है, निर्यातकों को तकनीकी अपग्रेडेशन पर, जो निर्यातक मतलब वह व्यक्ति जो निर्यात करता है, निर्यातक कौन होगा? वह व्यक्ति जो निर्यात करता है, यदि वह तकनीकी अपग्रेडेशन करता है, संवर्धन करता है, तो पहले उसको 50 लाख रुपए का सरकार द्वारा सहायता की जाती थी, अनुदान दिया जाता था। वह अधिकतम अनुदान 1 करोड़ रुपए तक का होगा। करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा यदि वह तकनीक को अपग्रेड करता है, अच्छी तकनीक को लेकर आता है निर्यात के मामले में। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी 2024 की में संशोधन किया गया। दस्तावेजीकरण में मदद की गई कि निर्यातकों के आवश्यक कानूनी दस्तावेजीकरण का कार्य 5 लाख रुपए तक की सहायता। अभी आप दस्तावेज जो बनाते हो ना, निर्यातकों को जो दस्तावेज चाहिए होता है उसमें उनको पैसा बहुत खर्च हो जाता है। अब उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल जाएगी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। एक्सपो सहायता मिलेगी उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में भाग लेने के लिए। उन उद्यमियों को 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ई कॉमर्स पुनर्भरण मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस का 2 लाख रुपए का पुनर्भरण किया जाएगा। क्या क्या बातें थी? एक्सपो सहायता कर देंगे 3 लाख रुपए की, कि आप विदेशों के व्यापार मेलों में भाग लेते हो, उससे क्या होगा कि आपका निर्यात बढ़ेगा। जैसे राजस्थान में कोई व्यक्ति है, वो क्या बनाता है, कागज के बर्तन बनाता है या फिर आपकी लकड़ी के कोई उत्पाद बनाता है, बड़े अच्छे अट्रैक्टिंग वो उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो यदि उसने लकड़ी के उत्पाद बनाए, वो विदेश व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए चला गया, तो सीधी सी बात है, राजस्थान का कोई व्यक्ति विदेश में जाता है भाग लेने, जैसे माना कि वो सऊदी चला गया, वहां मेले में भाग लिया, उसने वहां लोगों को अपने जो प्रोडक्ट है वो दिखाए और बेचे। तो इससे क्या होगा, राजस्थान के निर्यात बढ़ेंगे, वो फिर अगली बार से वहां डील करके आ जाएगा, भाई मैं आपको इतने इतने प्रोडक्ट भेज दिया करूंगा। तो राजस्थान की संस्कृति का प्रचार हो रहा है, राजस्थान का निर्यात हो रहा है वस्तुओं का, तो वो धीरे धीरे वो व्यापार का विस्तार होता जाएगा। तो राजस्थान देश को क्या होता है, इसको देश को इसके विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है निर्यात से, ठीक है। कुल मिला के व्यापार बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़े, इस वजह से एक्सपो सहायता के रूप में 3 लाख रुपए के, आप व्यापार मेलों में भाग लेने जाइए तो आपको 3 लाख रुपए का हम अनुदान दे देंगे। ई कॉमर्स पुनर्भरण मतलब आप ई कॉमर्स जो आपके ई व्यापार वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके तहत आपको कितने रुपए का, 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण प्रदान किया जाएगा उस फीस का। ई प्लेटफॉर्म की फीस का 2 लाख रुपए का पुनर्भरण होगा। दस्तावेजीकरण में सहायता आपको 5 लाख रुपए की कर देंगे। दस्तावेज जो बनवाते हो आप, उसमें बहुत पैसा खर्च हो जाता है, हम आपको 5 लाख रुपए की सहायता कर देंगे। दस्तावेज में 5 लाख, एक्सपो में 3 लाख, ई कॉमर्स में 2 लाख। तकनीकी अपग्रेडेशन में हम 1 लाख 1 करोड़ रुपए की सहायता कर देंगे। पहले हम 50 लाख रुपए की सहायता करते थे। ये सरकार ने संशोधन किए हैं रिप्स पॉलिसी, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में। मई 2026 में निर्यात इन प्रोत्साहनों को अधिसूचना जारी की गई थी भाई, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद में है रिप्स के बाद में भी इसमें सहायता की जाएगी, ये सहायता आपको याद रखनी है। उसके बाद में है ग्रामीण विकास एवं हरियालो राजस्थान। क्या है? ग्रामीण विकास एवं हरियालो राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार जब से बंदलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं, पेड़ों को लेकर ज्यादा सीरियस हो चुकी है सरकार। पेड़ लगाएंगे, अब लग कहाँ रहे ये तो दिख नहीं रहा, पर लगा जरूर रहे सरकार वाले, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा राजस्थान के तहत वृक्ष लगाएंगे। अब वृक्ष कितने लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, पहले देखते हैं ग्रामीण विकास के बारे में। मनरेगा रोजगार, ग्रामीण रोजगार के तहत कुल दो कितने हो गए भाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 47 लाख 40,188 मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया। ये मनरेगा का प्रश्न अभी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया, बीवी जी राम जी, क्या कर दिया गया भाई, बीवी जी राम जी, ठीक है। ये नाम आपके चेंज कर दिया गया है मनरेगा का। मनरेगा में आपके मानव दिवस सृजित होते हैं, मानव दिवस कार्य दिवस, ठीक है, मानव दिवस। ये हर साल का डाटा आता है कि मनरेगा में इस वर्ष कितने मानव दिवस या कार्य दिवस सृजित किए गए। इस साल 2 करोड़, आप ये मान लीजिए 2.47 करोड़, ठीक है, 2.47 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया। ये प्रश्न आरपीएससी पूछती है आप लोगों से भी, ठीक है। ये प्रश्न आपके आरपीएससी प्रश्न पूछती है आपके परीक्षाओं में, तो इसका आपको ध्यान रखना है भी, ठीक है। मानव दिवस कार्य सृजित किए गए 2.74 करोड़। के बाद में है कि एक तो ये याद रखना है, उसके बाद में हरियालो राजस्थान जो मिशन है, हरियालो राजस्थान मिशन के अंतर्गत पौधारोपण हेतु 3 करोड़ 43 लाख से अधिक गड्ढों का निर्माण किया गया। अब इस तरह के आपसे गड्ढे तो पूछेंगे नहीं कि गड्ढे कितने हैं, ध्यान रखना भी थोड़ा सा ना। जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि योजना के तहत
4160 रिचार्ज शॉप निर्मित किए गए। ठीक है, ये भी ज्यादा कोई काम की बात नहीं है। हरी पट्टी का निर्माण, ये भी कोई काम का नहीं है। बस इसमें आपको याद रखना है, बस पहला पॉइंट, सारी बातें काट दीजिए। सिर्फ पहला पॉइंट याद रखना है कि ग्रामीण रोजगार के तहत कितने 2.47 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किए गए। कितने 2.47 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किए गए मनरेगा के तहत में, मनरेगा के विकास के तहत में। याद रखना बहन। बृहत अन्न भंडारण योजना, बृहत अन्न भंडारण योजना आपको याद रखनी है। इसमें देश में प्रथम स्थान पर सहकार से समृद्धि अभियान की इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान संपूर्ण देश में पहले स्थान पर आया है। बृहत अन्न भंडारण योजना जो है, इस योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इसके क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। प्रत्येक गोदाम निर्माण हेतु 25 लाख की 100% की सब्सिडी देने वाला राजस्थान देश का ऐसा एकमात्र राज्य है। मैं बात कर रहा हूँ बृहत अन्न भंडारण योजना की। अब आपको पता है भाई कि अन्न का भंडारण करेंगे, है ना, अनाज का भंडारण करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे किसी जगह पर। अन्न भंडारण के लिए आपको गोदाम बनाने होंगे। उन गोदाम के निर्माण के लिए 100% सब्सिडी देने वाला, 100% सब्सिडी देने वाला 25 लाख रुपए की, कितने रुपए की, 25 लाख रुपए की 100% सब्सिडी देने वाला राजस्थान देश का ऐसा एकमात्र राज्य है। पहली बात तो ये कि राजस्थान 100% सब्सिडी देता है, ऐसा देश का एकमात्र राज्य है। तथा राजस्थान बृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, सहकार से समृद्धि अभियान के तहत ये योजना है कि सहकार से समृद्धि कैसे होगी देश की, उसके तहत में योजना चलाई गई है बृहत अन्न भंडारण योजना। इस योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है क्रियान्वयन में। ठीक है, 100% सब्सिडी देता है प्रत्येक गोदाम के निर्माण पर। 100% सब्सिडी देने वाला राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य, एकमात्र राज्य है। 2024-25 से 26-27 तक राज्य में कुल 250 नए गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि हम 250 नए गोदाम बनाएंगे अन्न भंडारण के लिए। ठीक है, उसके बाद में है कि निर्मित किए जाने वाले गोदामों की व्यक्तिगत भंडारण क्षमता है 500 मैट्रिक टन। कितनी है, 500 मैट्रिक टन की क्षमता के 250 नए गोदाम बनाए जाएंगे 2026-27 तक। 24-25 से 26-27 तक, 24-25 से 26-27 तक 250 नए गोदाम बनेंगे, 500 मैट्रिक टन की इनकी क्षमता है। राजस्थान इनके तहत सब्सिडी प्रदान करने वाला देश का ऐसा पहला राज्य। सब्सिडी प्रदान करते हैं 25 लाख रुपए तक की, और इसके क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में। याद रखना भाई इस योजना को। अब है पीएम ऊषा। पीएम ऊषा योजना क्या है भाई, उच्च शिक्षा रैंकिंग जारी की गई। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ऊषा का नाम क्या है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान के तहत जो रैंकिंग जारी की गई है, किसकी, कॉलेजों की और विश्वविद्यालयों की, इसकी रैंकिंग जारी की गई है। राजस्थान उच्च शिक्षा में, राजस्थान उच्च शिक्षा में ढांचागत सुधारों के प्रदर्शन के लिए राजस्थान देश के प्रथम 5 राज्यों में शामिल हुआ। 5 राज्यों में शामिल हुआ, किसमें, ढांचागत सुधारों में। ढांचागत सुधारों में राजस्थान देश के प्रथम 5, टॉप 5 राज्यों में शामिल है। राज्य की उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतरीन अनुसंधान अवसंरचना के लिए केंद्रीय कोष से सहायता प्रदान की जाती है। बाकी की चीजें कोई काम की नहीं है। बस इतना याद रखना है कि पीएम ऊषा योजना जो है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है, इसके तहत राजस्थान कॉलेज और स्कूलों में ढांचागत सुधारों के मामले में, उच्च शिक्षा के ढांचागत सुधारों के मामले में राजस्थान देश के 5 राज्यों में शामिल है। बस इतनी सी बात है, बाकी बातों को भूल जाओ। 5 राज्यों में शामिल है, बस इतनी सी बात है। टॉप 5 राज्यों में राजस्थान शामिल है भाई, पीएम ऊषा योजना। ठीक है, याद रखना। अब राजस्थान में डेयरी विकास के लिए परियोजना चलाई जा रही, प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके बारे में देख लीजिए। 12 मई 2026 को डेयरी विकास के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक इसको मजदूरी प्रदान की गई। ठीक है, 12 मई को राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, आरसीडीएफ का सुदृढ़ीकरण। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ को भारी अनुदान दिया। किसको, आरसीडीएफ को भारी अनुदान दिया। कितने करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। और इसमें जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी द्वारा भी इसमें 1000 करोड़ रुपए का फंड है भाई। कितना, जीका का 1000 करोड़ रुपए का फंड है। एनपीडीडी, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता इसको प्रदान की गई। बात चल रही राजस्थान में डेयरी विकास परियोजना की। तो राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में जो शीर्ष संस्था काम करती है, उसका नाम है आरसीडीएफ। राजस्थान डेयरी विकास, क्या नाम है इसका, आरसीडीएफ का पूरा नाम क्या है भाई, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन राजस्थान में डेयरी के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। राजस्थान की टॉप संस्था है, शीर्ष संस्था है ये डेयरी क्षेत्र में। ठीक है,
डेयरी क्षेत्र में आरसीडीएफ शीर्ष संस्था है। तो भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1500 करोड़ रुपए का अंशदान दिया, 1500 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया, फिर अनुदान दिया गया। तो 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ तो है जीका के। जीका क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, 1000 करोड़। और 1500 करोड़ की इसमें सहायता की गई है, वो कौन है? वो है भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, एनपीडीडी। एनपीडीडी ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसके तहत 500 करोड़ रुपए दिए गए। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत 500 करोड़ रुपए दिए गए। और राजस्थान जो जापान कोऑपरेटिव इंटरनेशनल एजेंसी है, उसके तहत 1000 करोड़ रुपए का फंड राजस्थान सरकार को दिया गया। इसका मतलब राजस्थान सरकार को, राजस्थान की आरसीडीएफ को डेयरी क्षेत्र में विकास करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया। बिल्कुल ये प्रश्न छपेगा भी, है ना? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की सहायता की जा रही है। 12 मई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 1500 करोड़ में से 500 करोड़ तो भारत सरकार का एनपीडीडी कार्यक्रम देगा और 1000 करोड़ जीका देगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी देगा। तो इसमें क्या है कि आपके दुग्ध संकलन का लक्ष्य रखा है राजस्थान में कि मात्र 30 लाख लीटर से बढ़ाकर 65 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। वर्तमान में राजस्थान कितना करता है? डेली का 45 लाख लीटर दूध संकलित करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है? वर्तमान में राजस्थान में दूध का संकलन किया जाता है 45 लाख लीटर। कितना? 45 लाख लीटर। तो राजस्थान का उद्देश्य है कि जो 45 लाख लीटर है, इसको बढ़ाकर 65 लाख लीटर करना है। कितना करना है भाई? 65 लाख लीटर करना है। दूध के संकलन को 45 लाख लीटर से बढ़ाकर 65 लाख लीटर करना है, ये लक्ष्य है हमारा। तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो पैसे सरकार ने दे दिए। राज्य के विभिन्न प्लांटों में प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी। प्रसंस्करण क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी? 20 लाख लीटर प्रतिदिन। दूध को संस्करण करने की क्षमता, मतलब दूध से और डेयरी उत्पाद बनाना, जैसे दूध से क्रीम बना दी, और भी कोई प्रोडक्ट बनवा दिए, क्रीम बना दी, आइसक्रीम बना दी खाने की। तो इस तरह के प्रसंस्करण क्षमता बनाई जाएगी 20 लाख लीटर की प्रतिदिन। ग्रामीण दुग्ध उत्पादक संघों में आधुनिक चीलिंग सेंटरों और कोल्ड चेन का व्यवस्था की जाएगी। दूध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सीधे सरकारी सहकारी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस तरह का काम करेगा राजस्थान आरसीडीएफ के समन्वय में। ठीक है? आरसीडीएफ शीर्ष संस्था है। पहली बात तो दुग्ध संकलन की क्षमता बढ़ानी है, 45 लाख से बढ़ाकर इसको 65 लाख करना है भैया। उसके बाद में एक अभियान है खेत बचाओ अभियान। कौन सा अभियान है भाई? खेत बचाओ अभियान। अभियान की शुरुआत होती है 3 जून 2026 को अलवर जिले के बागड़ राजपूत गांव से। बागड़ राजपूत इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल भाई। बगड़ राजपूत गांव, अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव से 3 जून 2026 को चलता है खेत बचाओ अभियान। अभियान का नाम क्या है? खेत बचाओ अभियान। बिल्कुल याद रखना है, खेत बचाओ अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री वैसे तो कौन है? सॉरी, आपकी जो राज्य मंत्री, केंद्र की बात चल रही है, तो राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा चलाया गया खेत बचाओ अभियान रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया है। यह राष्ट्रव्यापी जन अभियान है जो 1 जून से 30 जून 2026 तक चलेगा। इसका मुख्य नारा है स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत। क्या है आपके? स्वस्थ मिट्टी। बिल्कुल, ये मूल जो थीम है ना, ये आपको याद रखनी है भाई। मूल थीम आपको याद रखनी है स्वस्थ मिट्टी। स्वस्थ नहीं लिखा जा रहा, ठीक है? स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान और समृद्ध भारत, ये इसका नारा है, या फिर आप मान लीजिए कि थीम है ना? स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान और समृद्ध भारत खेत बचाओ अभियान की थीम है। खेत बचाओ अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर द्वारा शुरू किया गया। 1 जून से 30 जून तक क्या है अवधि इसकी? 1 जून से खेत बचाओ अभियान आएगा परीक्षा में, 1 जून से 30 जून 2026 तक। ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाला है। और केंद्रीय अभियान है जो 3 जून को अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव से शुरू किया गया। बगड़ राजपूत गांव से कहां से शुरू किया गया भैया? ये है आपके बगड़ राजपूत। बगड़ राजपूत गांव है आपके, कहाँ है ये गांव? अलवर में। तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया गया। बिल्कुल ये परीक्षा में आएगा, इंपॉर्टेंट 100% छपने वाला प्रश्न है भाई। ठीक है? बगड़ राजपूत गांव याद रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न छपेगा।
अब है लंपी टीकाकरण अभियान, इसका द्वितीय चरण शुरू किया गया। द्वितीय चरण 24 जून 2026 को शुरू होता है। पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत द्वारा शुरू किया गया लंपी अभियान। लंपी अभियान पहले बहुत चर्चा में था पिछले वर्ष। लंपी रोग जो होता है गायों को, मवेशियों को मार देता है, ठीक है, बहुत घातक बीमारी है मवेशियों के लिए। ब्यावर की ऐतिहासिक तिजारती सरफाना क्या है, चैम्बर गौशाला शुरू किया गया है। तिजारती सराफार्म क्या है, चैम्बर गौशाला। भाई इतना टिपिकल नाम मुझसे नहीं बोले जाएंगे, आप लोग बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ से इस गांव को शुरू किया गया है, ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। नहीं आते नाम तो क्या ही करें, हैं, जीव उलट जाती है हमारी, ठीक है। इसके लिए आपको होमोलोगस रांची स्ट्रेन लाइव, दोबारा पढ़ो भाई, वही नाम आ गया। एटेन्यूएटेन वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। ये वैक्सीन दी जाएगी इस लंपी रोग के लिए ना। राजस्थान में कुल 111.51 लाख गोवंश को लंपी रोग से पूर्ण बचाव हेतु मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मुफ्त टीका लगाया जाएगा गाय गोवंशों को, गायों को किससे बचाने के लिए, लंपी रोग से बचाने के लिए। अकेले नवगठित ब्यावर जिले में कुल 1,23,936 गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया है। वापस देखिए, लंपी टीकाकरण अभियान, लंपी टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू होता है। लंपी टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू होता है 24 जून को। कब की बात है भैया, 24 जून को ये टीकाकरण शुरू होता है। जोगाराम कुमावत जी इनको शुरू करते हैं, ब्यावर से शुरू करते हैं, ब्यावर जिले से, ब्यावर जिले से इसको शुरू करते हैं। गौशाला का नाम तो वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप फिर भी जिले जरूर याद रखना कि ब्यावर जिले से शुरू किया गया, ब्यावर जिले से शुरू किया गया भैया ना। ब्यावर जिले से शुरू कर दिया गया। ब्यावर में 1 लाख कितनी है, मैं डाल देता हूं, 1.23 लाख, 1.23 लाख गोवंशों का टीकाकरण किया गया। गोवंशों का टीकाकरण किया गया, टीकाकरण किया गया। ये तो ब्यावर की बात है, लेकिन पूरे राजस्थान की बात करूं तो पूरे राजस्थान में कितने करने हैं, 111.51 लाख टीकाकरण, टीके लगाने हैं 111.51 लाख गोवंश, 111.51 लाख गोवंश के टीका लगाना है लंपी रोग से बचाने के लिए। बिल्कुल याद रखना भैया ना, ब्यावर जिले से शुरू हुआ है, लंपी रोग से बचाना है। 111.51 लाख गोवंश को टीका लगाना है। ब्यावर में 1.23 लाख गोवंश को टीका लगा दिया है। उसके बाद में है खिलौना बैंक अभियान, ठीक है। अगली स्लाइड है खिलौना बैंक अभियान। ये भी आपको याद रखना है। अभियान की अवधि क्या है, 24 जून से 1 जुलाई 2026। बिल्कुल ये आपको अवधि याद रखनी है। खिलौना बैंक अभियान, पिछली बार दिया कुमारी जी ने कौन सा अभियान शुरू किया था, इन्होंने जो बाल महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसमें दिया कुमारी जी कोई विभाग विभाग की हेड है। इस विभाग ने, महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रेरणा अभियान चलाया था 2.0, ठीक है। उसकी अवधि पूछ ली थी, उसकी अवधि पूछ ली थी किसने, आरएसएसबी ने पूछ ली थी भाई, सॉरी आरपीएससी ने पूछ ली थी, है ना, आरपीएससी ने पूछ ली थी। मैं चाहता हूं कि आरएसएसबी आपसे ये पूछे कि खिलौना बैंक अभियान कब शुरू हुआ, ये अवधि याद रखनी है। खिलौना बैंक अभियान 24 जून से 1 जुलाई 2026 तक की अवधि है भाई, 24 जून से 1 जुलाई 2026, चलो याद रखना, महिला एवं बाल विकास विभाग की, है ना। उद्देश्य क्या है, 3 से 6 वर्ष के ग्रामीण बच्चे, 0 से सॉरी 3 से 6 वर्ष के ग्रामीण बच्चों को आंगनवाड़ी स्तर पर खेल खेल में शाला पूर्व शिक्षा से जोड़ना। शाला पूर्व शिक्षा मतलब जो छोटे छोटे टावर होते हैं ना, स्कूल से पहले उनको कुछ सिखा दे हम, शाला जाने, शाला स्कूल विद्यालय शाला पूर्व शिक्षा, विद्यालय जाने से पहले उनको कुछ सिखा दे। उस तरह की शिक्षा के लिए उसको उठना बैठना सिखा दे, बोलना सिखा दे। उस तरह की शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी स्तर पर खिलौना बैंक अभियान, आंगनवाड़ी स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अभियान चलाया गया है 24 जून से 1 जुलाई 2026 तक। महिला एवं बाल विकास विभाग का यह अभियान है और इसका उद्देश्य क्या है, गृह संपर्क अभियानों के माध्यम से, मतलब घर घर जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर आएगी आपके और नव प्रवेशी बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकरण करेगी। भैया आपके घर में कोई छोटा टावर हो तो दे दो, आंगनवाड़ी में ले जाना, उसको कुछ सिखाना है, बैठना उठना बोलना। आप भी ध्यान रखना भाई। खिलौना संग्रह लक्ष्य, एक आंगनवाड़ी केंद्र पर स्थानीय दानदाताओं से 10 से 20 सुरक्षित खिलौने एकत्रित करना। उससे क्या होगा, छोटे छोटे खिलौने रखे जाएंगे छोटे बच्चों के लिए, दानदाताओं के द्वारा जो पैसे दिए जाएंगे उनसे, और उन खिलौनों से बच्चों को खेलना सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, बोलना, नॉर्मल चीजें शाला पूर्व शिक्षा में जो दी जाती है वो दिखाई सिखाई जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक अभियान विधिवत शुरू किया गया। तो बिल्कुल ये याद रखना, ये डेट आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी कि कब, राजस्थान में कब
प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर, प्रत्येक आंगनवाड़ी स्तर पर खिलौना बैंक अभियान एकीकृत रूप से विधिवत रूप से शुरू किया गया 1 जुलाई 2026 को। राजस्थान के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर, बिल्कुल इस बात को याद रखना, राजस्थान के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर, राजस्थान के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 जुलाई 2026 को लोकार्पण किया गया खिलौना बैंक अभियान का, है ना? ये सारी बातें याद रखनी है। आगे है बीकानेर में सुपर 50 सुपर 50 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के इन्होंने शुरू किया है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इन्होंने घोषणा की है, किसने? केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के हैं और केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में। इन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है आपके बीकानेर में, वहां पर सुपर 50 कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुपर 50 कार्यक्रम संचालन की बात करें तो भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 50 प्रतिभावान जरूरतमंद बच्चों का चयन किया जाएगा। भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट, इसको नाम को याद रखना। भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 50 प्रतिभावान जरूरतमंद बच्चों का चयन किया जा रहा है। सुपर 50 कार्यक्रम के तहत प्रति विद्यार्थी रुपए 3 लाख, कुल 1.5 करोड़ रुपए का संपूर्ण पढ़ाई व प्रतियोगी कोचिंगों के लिए खर्च किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूल से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को नीट एवं यूपीएससी के स्तर की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। पूरी बात समझना भाई। बीकानेर में एक अभियान शुरू हुआ है सुपर 50 अभियान। सुपर 50 अभियान मतलब टॉप 50 बच्चे, टॉप 50 बच्चों का चयन करेंगे। इनका चयन किया जाएगा, सुपर 50 बच्चे, इनका चयन करेगा। चयन कौन करेगा? ये अभियान किसका है? ये अभियान की घोषणा किसने की है? अभियान का संचालन कौन करेगा? ध्यान से समझना। सुपर 50 कार्यक्रम बीकानेर में शुरू हुआ। इसकी घोषणा की है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। कार्यक्रम हो रहा था महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हाल ही में कार्यक्रम हुआ, वहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी उपस्थित हुए। अर्जुन राम मेघवाल जी ने एक घोषणा की है सुपर 50 कार्यक्रम की। इस सुपर 50 कार्यक्रम को चलाएगा कौन? भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट। कौन चलाएगा? भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट चलाएगा। इसमें 50 प्रतिभावान जरूरतमंद बच्चों का चयन किया जाएगा। जो 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई की है उसके टॉपर बच्चे होंगे, उन टॉपर बच्चों को नीट व यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। प्रति विद्यार्थी 3 लाख रुपए, कुल 1.5 करोड़ रुपए का संपूर्ण पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। एक बच्चे पर 3 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपके 50 बच्चों पर 1.5 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। अमृत सेवा अभियान, क्या है अमृत सेवा अभियान? इसकी आयोजक संस्था है जयपुर नगर निगम द्वारा। भीषण गर्मी के प्रकोप के दौरान 25 जून 2026 को शुरू किया गया है अमृत सेवा अभियान जयपुर नगर निगम द्वारा। जयपुर नगर निगम द्वारा हाल ही में भीषण गर्मी के प्रकोप को चलते अमृत सेवा अभियान निम्नलिखित में से किस शहर ने, किस नगर निगम ने शुरू किया है? तो वो नगर निगम है। अमृत सेवा अभियान क्या है आपके? अमृत सेवा अभियान। उद्देश्य की बात करें तो भीषण लू से प्रभावित राहगीरों को ठंडे पेयजल व त्वरित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। क्या क्या बातें है भाई? राहगीरों को ठंडा पेयजल व त्वरित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। जल कल्याण भावना के रूप में एक तरह का समाज सेवी काम होगा भाई। ठंडा पानी पिलाओ, छाया में बैठाओ, उनको राहगीरों को, बेघर लोगों को आपातकालीन राहत दो। इस तरह की बातें है भाई, बोल वचन वाली बातें, बाकी याद रखना। अमृत सेवा अभियान, अमृत सेवा अभियान कौन शुरू करता है भाई? अमृत सेवा अभियान जयपुर नगर निगम द्वारा शुरू किया गया 25 जून 2026 को। ठीक है। उसके बाद में है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे एवं तृतीय चरण के जल संरक्षण कार्यों हेतु 6,688 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। सेकंड चरण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के 2.0 3.0 के लिए, ठीक है, कितने रुपए? 688 करोड़ रुपए, लगभग 688 करोड़ रुपए ये इनको स्वीकृति प्रदान की गई है। जल संरक्षण उपकर निधि से 488 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है दूसरे चरण में, और राज्य निधि प्रावधान से जल स्वावलंबन कार्यों हेतु 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल संचयी बजट जो है आपके 988 करोड़, कुल कितना पैसा आ गया? 988 करोड़ रुपए की धनराशि है जल संरक्षण अभियान के तहत। मैं बात कर रहा हूं जल संरक्षण अभियान की, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2020 को चलता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2020 का अभियान है। लेकिन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में क्या याद रखना है आपको कि जल स्वावलंबन अभियान में जलीय स्थापत्य का निर्माण किया जाएगा, जलीय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। जैसे छोटे मोटे तालाब बना दिए,
छोटे मोटे एनीकट बना दिए, है ना, एनीकट बना दिए, तालाब बना दिए, फार्म पॉन्ड बना दिए, उनसे क्या होगा, आप जलीय संरचनाओं का निर्माण कर सकोगे, बरसात के जल को रोक सकोगे, उसको बाद में काम में ले सकोगे सिंचाई वाले कार्यों के लिए। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान यही है कि जलीय संरचनाओं का निर्माण करना, जलीय जन जागरूकता फैलाना। उससे क्या होगा, तो उसका तीसरे और दूसरे चरण के लिए भी पैसे का आवंटन किया गया। दूसरे और तीसरे चरण के लिए पैसों का आवंटन किया गया, और जिसकी बात करूं कि द्वितीय और तृतीय चरण के जल संरक्षण के कार्यों के लिए 688 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरे और तृतीय चरण के लिए जल संरक्षण कार्य, मतलब आपने ऐसी कुछ बना दिया, तालाब बना दिया, कोई एनीकट बना दिए, फार्म पॉन्ड बना दिया, उसमें बरसात का जल इकट्ठा हो सके, है ना, तो पानी इकट्ठा हो सके, उसके लिए 688 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, स्वीकृति मिली है। दूसरे चरण के लिए, दूसरा 2.0 चरण है, उसमें जल संरक्षण उपकर निधि से, जल संरक्षण उपकर निधि से 488 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। और तीसरे चरण के लिए राज्य निधि प्रावधान से 200 करोड़ रुपए की आपके पैसे दिए हैं, तो इन दोनों को जोड़ते हो तो आप हो जाते हो 688 करोड़ रुपए। लेकिन इसमें एक और बात याद रखनी है कि बृहत जल संरक्षण अभियान में, बृहत जल संरक्षण अभियान मतलब बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने, उन सबको जोड़ दे तो 988 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। आगे चलिए, आगे है जयपुर वीमेन फेस्टिवल। जयपुर वीमेन फेस्टिवल याद रखना 10 मई 2026 को बनाया गया मदर्स डे पर। ग्रामीण विकास संस्थान व खेल सेतु फाउंडेशन के तत्वावधान में जयपुर वीमेन फेस्टिवल शुरू किया गया है। जयपुर वीमेन फेस्टिवल किसके तत्वावधान में, बिल्कुल याद रखना है, ग्रामीण विकास संस्थान। क्या है आपके, ग्रामीण विकास संस्थान है, ग्रामीण विकास संस्थान, और ग्रामीण विकास संस्थान है, और है खेल सेतु फाउंडेशन। क्या है आपके, खेल सेतु फाउंडेशन, खेल सेतु फाउंडेशन। इन दोनों के द्वारा, खेल सेतु फाउंडेशन और ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 10 मई 2026 को, 10 मई 2026 को आपके शुरू किया गया है क्या, जयपुर वीमेन फेस्टिवल। ग्रामीण विकास संस्थान खेल सेतु फाउंडेशन के द्वारा 10 मई 2026 को शुरू किया गया है जयपुर वीमेन फेस्टिवल। जयपुर में, जयपुर वीमेन फेस्टिवल के पहले चैप्टर का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कहां पर, जयपुर में किया जाएगा, सीधी सी बात है। उद्देश्य क्या है, विकास प्रारूप क्या है, छोड़ दीजिए, जयपुर में किया गया वीमेन फेस्टिवल। हाल ही में ग्रामीण विकास संस्थान खेल सेतु फाउंडेशन के द्वारा 10 मई 2026 को कहां पर वीमेन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ये प्रश्न आएगा, जयपुर में किया गया, ठीक है। या फिर किसके तत्वावधान में किया गया, फिट इंडिया साइकिल संडे अभियान, फिट इंडिया साइकिल संडे अभियान का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल याद रखना है, 24 मई को, 24 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया गया। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया गया 24 मई को, 24 मई 2026 को। फिट इंडिया साइकिल संडे अभियान स्वस्थ साइकिलिंग उत्सव की थीम है कॉमनवेल्थ डे 2030। थीम क्या है भाई इसकी, थीम क्या थी भाई, थीम थी कॉमनवेल्थ। क्या है थीम, कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ डे 2030 इसकी थीम थी भाई। कॉमनवेल्थ डे 2030 इसकी थीम थी। 24 मई को शुरू किया गया जयपुर से, मानसिंह स्टेडियम जयपुर से, फिट इंडिया साइकिल संडे अभियान। और बात करें जयपुर के लोगों ने इसमें भाग लिया, क्या बातें थी, क्या बातें नहीं, भूल जाओ इनको। 24 मई को एसएमएस स्टेडियम जयपुर से आपके कॉमनवेल्थ डे 2030 थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद में है जनजातीय गौरव सम्मान समारोह, है ना। 29 मई 2026 को माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है, उदयपुर में। माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है, इस बात को याद रखना, राजस्थान कल्चर में प्रश्न आएगा इसका। माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है, बास उदयपुर में है। ये आपके राजस्थान कल्चर का प्रश्न है भैया ना। 29 मई 2026 को जनजातीय गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री है बाबूलाल खराड़ी, बाबूलाल खराड़ी की अध्यक्षता में जनजातीय गौरव सम्मान आपके कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सम्मानित कप सुनीति मीणा, सुनीति मीणा आपके लेकोस, क्या है आपके लेकोस खेल महिला कप्तान स्वर्ण पदक विजेता। लेकोस एक खेल होता है भाई, लेकोस खेल होता है, मैंने करंट अफेयर में बताया था भाई। वो एक जालीदार डंडा होता है इतना बड़ा, है ना, और एक बॉल होती है उसको मारते, तो वो लेकोस खेल जो है, वो लेकोस खेल की कप्तान है सुनीता मीणा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है लेकोस खेल में, इनको सम्मान मिला है। पुरुष की लेकोस टीम के अंतरराष्ट्रीय प्रतिभावान खिलाड़ी है मोहनलाल गमीती, मोहनलाल गमीती भाई, मोहनलाल गमीती। गमीती कौन होता है, भील गरासिया कौन होता है, ये आपको कल्चर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया है। सुनीता मीणा कौन है, लेकोस खेल महिला टीम की कप्तान है, स्वर्ण पदक विजेता है। और
पुरुषों में मोहनलाल गमेती को पुरस्कार प्रदान किया गया है। जनजातीय गौरव सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें बाबूलाल खराड़ी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था 29 मई 2026 को। जनजातीय गौरव सम्मान समारोह बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद में है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह आयोजित किए गए थे 11 मई 2026 को। 11 मई 2026 को बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जयपुर में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर आपके जयपुर में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? जयपुर में। इसमें 11 मई 2026 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के प्रताप नगर कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर की घोषणा की। किसकी बात कही? इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेंगे। कहां पर इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेंगे? नगर कोचिंग हब में। बिल्कुल याद रखना कि हाल ही में प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर, हाल ही में प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां पर इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? वो है आपके प्रताप नगर कोचिंग हब जयपुर। समझ गए? क्या प्रश्न आएगा कि हाल ही में प्रौद्योगिकी दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा कहां पर क्या इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की बात कही है? तो वो है प्रताप नगर कोचिंग हब, प्रताप नगर कोचिंग हब जयपुर में। 11 मई 1998 को पोखरण में ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण की स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है भाई। ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में 1998 में, 11 मई 1998 में, और इसकी स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है भाई। बिल्कुल याद रखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 जो है 11 मई 2026 को मनाया गया। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जयपुर में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जयपुर में मनाया गया। नगर कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में ऑपरेशन शक्ति प्रोजेक्ट के तहत। इसके बाद में है पेरिस के बोंजूर मोदी कार्यक्रम। पेरिस में आपके कार्यक्रम आयोजित किया गया था बोंजूर मोदी, बोंजूर मोदी 18 जून 2026 को। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में भारतीय प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया। कौन सा? भारतीय प्रवासी सम्मेलन। हाल ही में कहां पर बोंजूर मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। 18 जून की बात है। पेरिस के विशाल विश्व पेरिस के विश्वविख्यात सेल प्लेयल कॉन्सर्ट हॉल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थानी लोकगीत केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश की स्तुति प्रदान की गई। संगीतकार राहिस भारती के विख्यात सांस्कृतिक दल लॉर्ड ने प्रतिनिधित्व किया। ये तो नहीं पूछेंगे आपसे। बस पेरिस के बोंजूर मोदी कार्यक्रम आयोजित किया था, बोंजूर मोदी कार्यक्रम पेरिस में। इस कार्यक्रम को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम मनाया गया पेरिस में। बोंजूर मोदी कार्यक्रम इसका नाम रखा गया। 18 जून को मनाया गया। सेल प्लेयर कॉन्सर्ट हॉल में केसरिया वालम वगैरह गानों की स्तुति प्रदान की गई, क्योंकि राजधानी दिवस की बात चल रही है भाई, ठीक है। उसके बाद में है 8वां राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन। 8वां राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 जून को 2026 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आठवां राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट, 8वें राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। राजस्थान 1969 में नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन से देश में अग्रणी रहा है। 1969 राजस्थान में, माफ करना, 1969 से 1969 राजस्थान में 1969 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया, और राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। राजस्थान में कुल 120 नए गोदामों के निर्माण के साथ सहकारिता में राजस्थान ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और रिकॉर्ड 10.91 करोड़ प्रविष्टियों के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, क्योंकि सहकारिता राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो उसमें राजस्थान ने बेहतरीन योगदान दिया है, उसको पुरस्कृत किया गया है राजस्थान को, ठीक है। तो 8वां सहकारिता सम्मान कहां पर आपके कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? श्रीनगर में। श्रीनगर में 8वां सहकारिता सम्मेलन आपका आयोजित किया गया, है ना। और 25 जून को ये मनाया गया। कब की बात है? ये बात है 25 जून को मनाया गया। राजस्थान क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान 1969 नई बहुउद्देशीय सहकारिता संस्था और उनका राजस्थान ने निर्माण किया है, तो इसलिए राजस्थान इसमें देश में अग्रणी राज्य है। राजस्थान में कुल 120 नए गोदामों का निर्माण किया गया। 10.91 प्रविष्टियों के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अगला है फूड बिजनेस एक्सपो। फूड बिजनेस एक्सपो 5 से 7 जून को RIC जयपुर में मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री कौन है आपकी? दिया कुमारी जी। तो दिया कुमारी जी द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है RIC जयपुर में, RIC जयपुर में फूड बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया गया। याद रखना है आपको, फूड बिजनेस एक्सपो याद रखना है भाई। क्या है आपके?
फूड बिजनेस एक्सपो 5 से 7 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में मनाया गया। उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। युवा संगम फेज क्या है आपके? युवा संगम फेज 6 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर 12 जून तक जयपुर में सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए युवा संगम फेज मनाया गया। छठा फेज है ये, है ना। इसकी थीम है पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क। युवा संगम हेतु ये 5 इसकी मुख्य थीम रही है। और एक है आपके नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? शिक्षा संकुल जयपुर में नागरिकों ने वीनस जुपिटर की दुर्लभ युति देखी, है ना। वीनस जुपिटर की दुर्लभ युति, इस तरह का कोई प्रोजेक्टर दिखाया गया, इमेज दिखाई गई, है ना। वीनस की नागरिकों ने जयपुर में नागरिकों ने वीनस जुपिटर की दुर्लभ युति देखी है। शिक्षा संकुल आपके जयपुर में है। नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन जयपुर में। और युवा संगम फेज 6 कहाँ पे मनाया गया? युवा संगम फेज 6 ये भी जयपुर में मनाया गया 12 जून को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर। इसकी थीम थी पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क। पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क, ये 5 पीपी थीम है भई, है ना। और फूड बिजनेस एक्सपो है, ये भी जयपुर में है, आरआईसी जयपुर में। तो ये याद रखना है बिल्कुल आपको, नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन और युवा संगम फेज 6, युवा संगम फेज 6, है ना। ये दोनों तीनों 3 चीज है, इसमें तीनों चीजें याद रखनी है। उसके बाद में है एक पेड़ माँ के नाम, है ना। पहले बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। यहाँ है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 समीक्षा की बैठक हुई है 21 मई को। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दलावर की अध्यक्षता में जयपुर में आपके एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 की बैठक हुई है। और इसमें ये कहा गया कि 2026 में जो मिशन हरियाणा राजस्थान है, इसके तहत 3.61 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। याद रखना 2026 का पौधारोपण लक्ष्य कितना है कि राजस्थान में 3.61 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत। ये याद रखना है, मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत। और 2026-27 के दौरान संपूर्ण राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। संपूर्ण राजस्थान में 2026-27 के दौरान कुल मिला के अगले जो मानसून सत्र था उसकी बोली थी। मानसून सत्र अपना शुरू हो चुका है, 26-27 वाला मानसून सत्र शुरू हो चुका है। तो इस मानसून सत्र में मतलब 2026-27 के मानसून सत्र में ये परीक्षा में आएगा, बहुत बार बोल दिया इसको। मानसून सत्र में, बजट में बोला था, है ना। मानसून सत्र में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ऐसा कहा है सरकार ने। 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की बात कही है मानसून सत्र में 2026-27 के में, याद रखना है। और मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत 3.61 करोड़ पौधे लगेंगे एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 के तहत। और स्कूलों में प्रति छात्र प्रति माह 20 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य दिया है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पेड़ लगाएंगे, ना। एक महीने में एक दो नहीं 20 पेड़ लगाएंगे। सरकार तो काटेगी, तुम लगाओगे, बिल्कुल याद रखना है इस बात को। सरकार पेड़ काटेगी, तुम लगाते जाओगे। तो स्कूलों में प्रति छात्र प्रति माह 20 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रत्येक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा प्रति माह 40 पौधे लगाना है। काम वाम छोड़ो, आप पौधे लगाओ, ठीक है। अधिकारी है प्रति माह 40 पौधे लगाएंगे, लगाते जाओ, बड़े नहीं होंगे उससे पहले सरकार सारे पेड़ों को काट देगी। यही चल रहा है फिलहाल तो, ठीक है। प्रत्येक सरकारी अधिकारी द्वारा कितने 40 पौधे प्रत्येक महीने में लगाने हैं। प्रत्येक स्कूल के छात्र द्वारा 20 पौधे प्रत्येक महीने में लगाने हैं। और संपूर्ण राजस्थान में 10 करोड़ 2026-27 के अंतर्गत लगाने हैं। मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत 3.61 करोड़ पौधे 2026 में लगाने हैं। कुल मिलाकर ये अध्यक्षता हुई मदन दिलावर जी की अध्यक्षता में, ये आपके बैठक आयोजित की गई थी। और इनमें इन्होंने कहा कि इतने सारे पेड़ आपको लगाने हैं। 21 मई को ये बैठक का आयोजन किया गया था भाई, ठीक है। सुंदर सिंह भंडारी व मुखर्जी सम्मान, ये आपके अब हो गए, आपके नीतियां अपनी हो चुकी है भाई। क्या क्या हो चुकी है आपके? नीतियां हो गई, है ना। नीतियों के बाद में आपने क्या पढ़े हैं? अभियान पढ़ लिए भाई, सारे अभियान हो गए भाई आपके, ना। अब क्या है आपके? कुछ दिवस है। अच्छा, अभी भी समारोह चल रहा है भाई, शिलान्यास पहले हो गई, माँ के नाम अभियान। अच्छा, अभी अभी अभियान पूरे नहीं हुए ना। एक बार अभियान पूरे कर लेते हैं फिर देखते हैं ना। अभियान में सम्मान समारोह, सुंदर सिंह भंडारी, ये क्या है भाई? सुंदर सिंह भंडारी व मुखर्जी सम्मान आयोजन 23 जून 2026 को प्रताप ऑडिटोरियम कहाँ है? आपके अलवर में। समाज सेवियों का अलंकरण, समाज सेवियों का अलंकरण है आपके सुंदर सिंह भंडारी व मुखर्जी सम्मान। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इसमें शामिल होते हैं, गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी इसमें शामिल होते हैं, अतिथि है। और अलवर के विजेता कौन है? तिलक राज गांधी एवं धर्मवीर शर्मा को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान मिला। झालावाड़ की तरफ से ताराचंद गोयल को, ओम प्रकाश गुप्ता को एवं बालचंद आर्यवीर को सम्मान मिला। ये आर्यवीर सम्मान किस किस को मिला है तो नहीं पूछेंगे, बस इतना याद रखना, ये आपके अलवर में आयोजित किया गया, प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में। सुंदर सिंह भंडारी एवं मुखर्जी सम्मान कहाँ आयोजित किया गया? अलवर में। सुंदर सिंह भंडारी एवं मुखर्जी सम्मान अलवर में। अलवर में है प्रताप ऑडिटोरियम, प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में ये सम्मान आपके प्रदान किए गए की बात है। ये बात है 23 जून की। और मुख्य अतिथि है पंजाब के राज्यपाल मतलब गुलाब चंद कटारिया।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा वासुदेव देवनानी आपके राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। ये दोनों लोगों के नाम याद रखने हैं। 23 जून को अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अगला है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया नक्की झील के किनारे माउंट आबू में। नक्की झील के किनारे माउंट आबू, आबूराज नाम चेंज कर दिया गया है। 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया भाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आपको याद रखना है भाई, ठीक है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिल्कुल याद रखना है। आपके नक्की झील माउंट आबू में शुरू किया गया 21 जून को, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा इस कार्यक्रम में आपके उपस्थिति दी गई। 2026 के लिए थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। क्या है आपके? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है कब? 2025 को। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2025 को। बनपाल का पेपर लगा था आपके? बनपाल 28 जून को, इसमें पूछ लिया है 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पूछ ली है 28 जून के बनपाल के पेपर में। आप क्या मानते हो? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगले 1 साल तक पूछा जाएगा। अगले 1 साल तक पूछा जाएगा। क्या थीम? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। रट लीजिए, स्वस्थ वृद्धा अवस्था के लिए, वृद्धावस्था के लिए योग। रट लीजिए भाई इसको, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है। रट लीजिए, एग्जाम में आएगा। मनाया गया है नक्की झील माउंट आबू को 21 जून 2026 को आयोजित किया जाता है। भजनलाल शर्मा जी ने इसमें अपनी उपस्थिति दी है। योग संगम पोर्टल पर 85 लाख पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। योग संगम पोर्टल, योग संगम एक पोर्टल है, योग के बारे में बताया जाता है उस पर ऑनलाइन, और देश में इसके पंजीकरण के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। योग संगम कार्यक्रम, योग संगम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। 85 लाख पंजीकरण करवाए गए, ठीक है। अब है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। योगा दिवस के बाद आता है 21 जून को। 21 जून को है योगा डे, ठीक है। 21 जून क्या है आपके? योगा डे, ठीक है। 5 जून क्या है आपके? एनवायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस है ना, 5 जून को, बिल्कुल याद रखना है। जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, विधानसभा के पास में जयपुर, है ना। यहाँ पर आपके मनाया गया क्या? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया गया है? विश्व पर्यावरण जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। और योगा डे कहाँ मनाया गया है? माउंट आबू में। माउंट आबू में 21 जून को भजनलाल शर्मा जी की उपस्थिति में, ठीक है। थीम क्या है पर्यावरण दिवस की? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, किसमें पूछी गई है? ये सेकंड ग्रेड में पूछ ली गई है। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, किसमें आई है ये? आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने इसको पूछ लिया है भाई। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। आफरी जोधपुर वैज्ञानिकों द्वारा काल मेघ शतावरी चट्टा में तुलसी का रोपण किया गया। काजरी जोधपुर में बच्चों हेतु स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता की गई। हैकाथॉन श्रृंखला जेएसआई मरु प्रादेशिक केंद्र में जीव विविधता संरक्षण पर 111 घंटे की हैकाथॉन आयोजित की गई। ये पूरी बातें हैं पर्यावरण दिवस की। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। और राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, संविधान क्लब जो है आपके जयपुर में, वहां विश्व पर्यावरण दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है भाई? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। थीम रट लेना भाई, मेरे से मत बोलना बाद में गलत हो गया प्रश्न, बिल्कुल आएगा। आफरी जोधपुर में वैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या किया गया? शतावरी, काल मेघ, पत्रचट्टा, तुलसी के वृक्षों का रोपण किया गया आफरी जोधपुर में। काजरी जोधपुर में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर चित्रकला प्रतियोगिता की गई। प्रश्न कैसे आएगा आपके? प्रश्न कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। हाल ही में 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कहां पर
बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑप्शन में आएगा काजरी जोधपुर, आफरी जोधपुर, संविधान क्लब जयपुर, जेएसआई मरु प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर किया गया भाई? काजरी जोधपुर में। बच्चों की चित्रकारिता काजरी जोधपुर में। बच्चों की चित्रकारिता काजरी जोधपुर में बिल्कुल आएगा भाई परीक्षा में। ये प्रश्न आ सकता है आपके, इंपॉर्टेंट है, 5-7 स्टार लगा लीजिए। बच्चों की चित्रकारिता, बच्चों के लिए चित्रकारिता, ठीक है, थीम क्या थी? स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए। ये बनाएगी काजरी जोधपुर में। काजरी जोधपुर बिल्कुल, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है भैया ना। और हैकाथॉन श्रृंखला का आयोजन किया गया लगातार 111 घंटे की जैव विविधता संरक्षण के लिए। जैव विविधता संरक्षण के लिए 111 घंटे की हैकाथॉन श्रृंखला आयोजित की गई जेएसआई मरु प्रादेशिक केंद्र में, ठीक है। और उसके बाद में आखिरी में था शतावरी पत्थर चट्टा पे तुलसी के वृक्षों का रोपण किया गया। आगे है, अब क्या है आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम में अलवर एवं भिवाड़ी में औद्योगिक प्रदूषण को मापने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया। हाल ही में राजस्थान में कौन से स्थान पर औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ और प्रदूषण को मापने के लिए कहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया, उसकी शुरुआत की गई है, वो है आपके अलवर और भिवाड़ी। अलवर और भिवाड़ी में औद्योगिक प्रदूषण को मापने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया है। उसके बाद में है वन्य जीव संवर्धन। चीतल व हिरणों की संख्या बढ़ाने के लिए 8 प्रेवेस ऑगमेंटेशन सेंटर एनक्लोजर स्थापित किए गए। 8 प्रेवेस ऑगमेंटेशन जो है एनक्लोजर सेंटर है वो स्थापित किए गए हैं चीतल व हिरणों को बचाने के लिए। आरएसपीसीबी सुदृढ़ीकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्या है आरएसपीसीबी, इस मंडल के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में वन चौकियों का लोकार्पण किया गया। और ये तो फिर कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्या याद रखना भाई, ठीक है। ये क्या है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 4 क्षेत्रीय कार्यालय व वन चौकियों का लोकार्पण किया गया। चीतल व हिरणों की संख्या बढ़ाने के लिए 8 पेस ब्री ऑगमेंटेशन सेंटर का शुरुआत की गई। और अलवर एवं भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी प्रदूषण को मापने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया। की बात है ये बात है 5 जून 2026 की। की बात है भाई 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, दिवस के उपलक्ष्य में आपके ये घोषणाएं की गई। क्या क्या घोषणाएं थी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में? 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसके उपलक्ष्य में आपके आफरी जोधपुर में, आफरी जोधपुर में आपके पौधे लगाए गए शतावरी वगैरह के, ठीक है, तिलचट्टा वगैरह शतावरी वगैरह के पौधे लगाए गए। और सादरी जोधपुर में, सादरी जोधपुर में चित्रकारिता की गई, बच्चों के लिए चित्रकारिता की गई। काजरी जोधपुर में चित्रकारिता की गई भाई। और क्या था? थीम इसकी याद रखनी है, ठीक है। और क्या था? संविधान क्लब जयपुर में इसका आयोजन किया गया। संविधान क्लब जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और क्या था भाई? इसके लिए 111 घंटे का हैकाथॉन आयोजित किया गया। 111 घंटे का हैकाथॉन आयोजित किया गया। और क्या है? अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया। अब अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया। और क्या है? चीतल व हिरणों की संख्या बढ़ाने के लिए राजस्थान में 8 प्रेवेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर शुरू किए गए। और क्या है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 4 क्षेत्रीय कार्यालय व वन चौकियों का शुभारंभ किया गया। ये सारी बातें हैं भाई विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भाई, ठीक है। उसके बाद में है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। अभी पढ़ा था अपन ने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0। इस साल कितने पेड़ लगाने हैं? 10 करोड़ पेड़ लगाने हैं भाई। देश में राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान में आवंटित लक्ष्य प्राप्त करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान देश में पहले स्थान पर आया है। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राज्यों को जो पेड़ लगाने का आवंटन किया गया था उसके मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मिशन हरियालो आगामी 5 वर्षों में राजस्थान में कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान 5 करोड़ पौधे लगाएगा। ये मिशन हरियालो राजस्थान है, इसको याद रखना। वंडे गंगा अभियान, ये क्या है भाई? जल संरक्षण के इस अनूठे जन अभियान के तहत लगभग 4 करोड़ नागरिकों ने योगदान दिया है। बंदे है भाई बंदे, ठीक है। स्वच्छता का बिगुल क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के जल महल से क्लीन जयपुर ग्रीन जयपुर शुरू किया गया। क्लीन जयपुर हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में कहां से क्लीन जयपुर ग्रीन जयपुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जयपुर के जल महल से, जयपुर के जल महल से बंदे गंगा संरक्षण अभियान याद रखना है। मिशन हरियाणा राजस्थान 5 साल में 50 करोड़ पौधे और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लक्ष्यों के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अगले आगे आ जाइए भाई। आगे है आपके मल्टी लेन फ्री फ्लो एमएलएफएफ टोलिंग। क्या है? एमएलएफएफ टोलिंग, एमएलएफएफ टोलिंग क्या है भाई? मल्टी लेन फ्री फ्लो नवीनतम टोल प्रणाली है। 19 जून 2026 को दौलतपुरा टोल प्लाजा एनएच 4848 दिल्ली जयपुर जो खंड है एनएच 48 का दिल्ली जयपुर खंड
NH48 का दिल्ली जयपुर खंड है दौलतपुरा टोल प्लाजा। नाम क्या है टोल का? दौलतपुरा टोल प्लाजा से आपके MLFF टोलिंग सुविधा शुरू की गई है। MLFF टोलिंग सुविधा शुरू की गई है। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सुविधा शुरू की गई है के दौलतपुरा टोल प्लाजा जयपुर से। और ये समझ लीजिए कि छपेगा एग्जाम में, बिल्कुल 100% आएगा ये प्रश्न। राजस्थान में कौन से टोल प्लाजा से, किस स्थान से या कौन से NH पर, NH48 पर दिल्ली जयपुर खंड पर 19 जून को नवीनतम टोल प्रणाली शुरू की गई है? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली, MLFF टोल प्रणाली। याद रखना ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरों के बिना बिना रुके टोल भुगतान करेगी, बिना रुके टोल भुगतान करेगी। और कौन सी होगी? ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR प्रणाली। टोल क्षेत्र में वाहनों को रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, समय व ईंधन की बचत होगी। फास्टैग में बैलेंस न होने पर 72 घंटे में भुगतान अनिवार्य, अन्यथा दोगुना शुल्क लगेगा। बिल्कुल अपर्याप्त बैलेंस के नियम भी आ गए कि 72 घंटे में यदि फास्टैग में आपके पैसे नहीं है ना, तो 72 घंटे में भुगतान करना पड़ेगा, वरना आपको दुगना पेमेंट देना पड़ेगा। और ये ANPR प्रणाली याद रखनी है। और MLFF का पूरा नाम याद रखना है, मल्टी लेन फ्री फ्लो दौलतपुरा से NH48 पर जयपुर दिल्ली खंड पर। ठीक है, अब है आपके दिवस मनाया गया सौर्यांजलि व 20वां सांख्यिकी दिवस। सौर्यांजलि कार्यक्रम आपके कहाँ आयोजित किया गया? 9 मई 2026 को जयपुर में द हिंदू फाउंडेशन नागपुर द्वारा, हिंदू फाउंडेशन नागपुर द्वारा इसकी प्रदर्शनी प्रदान की गई। क्या है आपके सौर्यांजलि कार्यक्रम? महाराणा प्रताप की जयंती और 18 शताब्दी की क्रांति की वर्षगांठ का गौरवशाली स्मरण इसमें करवाया गया थीम के दौरान। ये याद रखना आपको कि हाल ही में कहां पर सौर्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाल ही में कहां पर? 9 मई 2026 को द हिंदू फाउंडेशन नागपुर द्वारा सौर्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आप सोचोगे यार, नागपुर में कोई जो संस्थान है द हिंदू फाउंडेशन नागपुर का है, ये प्रदर्शनी कर रहा है, तो आपके जयपुर में कहां से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? इसलिए इसको पूछने के चांस बनते हैं, क्योंकि इसकी प्रस्तुति कौन कर रहा है? द हिंदू फाउंडेशन नागपुर का। ठीक है, लेकिन इसमें थीम क्या है? महाराणा प्रताप जयंती एवं 1857 की क्रांति की वर्षगांठ। और कार्यक्रम आपके जयपुर में हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महाराणा प्रताप जयंती और 18 शताब्दी क्रांति के उपलक्ष्य में आपके जो थीम है वो मनाई गई। सौर्यांजलि कार्यक्रम जयपुर में मनाया गया द हिंदू फाउंडेशन नागपुर द्वारा। अगला है 20वां सांख्यिकी दिवस। अगला क्या है? 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को। प्रोफेसर BC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर में 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया और महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त सचिव कृष्ण शर्मा समेत 15 अधिकारियों को राज्य सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया। महालनोबिस पुरस्कार किसको प्रदान किया गया भाई? ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, सचिव है आपके संयुक्त सचिव कृष्ण शर्मा को, और इनके साथ में 15 अधिकारियों को राज्य सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया। महालनोबिस पुरस्कार किसको प्रदान किया गया भाई? ये एक नाम याद रखना भाई, क्या है? संयुक्त सचिव कृष्ण शर्मा। कृष्ण शर्मा ये कौन है? ये है संयुक्त सचिव राजस्थान की। क्या है आपके? संयुक्त सचिव। बिल्कुल याद रखना है, संयुक्त सचिव को पुरस्कार प्रदान किया। साथ में 15 अधिकारियों को राज्य सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर जयपुर में 29 जून को 20वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। सौर्यांजलि कार्यक्रम 9 मई को, ठीक है, जयपुर में द हिंदू फाउंडेशन के द्वारा मनाया गया भी। ठीक है, उसके बाद में है अहिल्याबाई जयंती। आधुनिक बस पोर्ट्स जयपुर के राज्य के 10 जिला मुख्यालय अजमेर, उदयपुर, कोटा आदि पर PPP मोड पर बस शुरू की गई भाई। बस पोर्ट बनाए गए, बस पोर्ट PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर है ना। कितने जिला मुख्यालयों पर? 10 जिला मुख्यालयों पर। टेस्ट ट्रैक ऑटोमेशन, ये क्या है? पारदर्शिता हेतु राज्य के सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का क्या है? ऑटोमेशन किया गया। 14 का पूर्ण हो गया भाई। 35 के जो ट्रैक होते हैं ना आपके टेस्ट ट्रैक ऑटोमेशन, उनके लिए शुरू किया गया। आपड़ी बस रोडवेज है ना, नवीन योजना के तहत प्रथम चरण में 357 ग्रामीण मार्गों पर बसों का संचालन शुरू करने की बात कही गई। और मेरी बस जिम्मेदारी, बस स्टैंडों पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, दिव्यांग सुविधाओं की निगरानी के लिए मेरी बस जिम्मेदारी शुरू की गई। मेरी बस जिम्मेदारी शुरू की गई है। अपनी बस रोडवेज शुरू की गई है 357 ग्रामीण मार्गों पर पहले चरण में। अपनी बस रोडवेज, ये राजस्थान में परिवहन के बारे में भी है ना। राजस्थान में परिवहन के बारे में क्या क्या बातें, वापस से सुन लो। राजस्थान में परिवहन के बारे में आधुनिक बस पोर्ट्स 10 जिला मुख्यालयों पर बनेगा। आधुनिक बस पोर्ट्स PPP मोड पर, पब्लिक प्राइवेटरशिप मोड पर। ठीक है, पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिक बस पोर्ट्स बनेंगी। टेस्ट ट्रैक ऑटोमेशन बनेगा। 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स बनेंगे, जिसमें 14 पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, 14 पूर्ण हो चुके हैं। आपनी बस रोडवेज शुरू किया गया 357 ग्रामीण मार्गों पर। ये आपको याद रखना है, आपनी बस रोडवेज। आपनी बस रोडवेज इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 357 ग्रामीण मार्गों पर बस चलेगी भाई, है ना। नई बसें चलाने की बात कही गई है। मेरी बस जिम्मेदारी की बात मतलब है बसों में स्वच्छता का ध्यान रखना। ठीक है। प्रसार जनसंपर्क सम्मान विजेता 2026। प्रसार जनसंपर्क सम्मान विजेता 2026 की बात करें तो घनश्याम गोस्वामी सम्मान मिला है। गोपाल शर्मा को बीकानेर के ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनसंपर्क रत्न अवार्ड मिला है बीना करमचंदानी को। किशन कुमार व्यास स्मृति रत्न से अलंकृत किया गया है। युवा जनसंपर्क कर्मी की बात करें, सुरेंद्र सामरिया को दिनेश चंद्र सक्सेना स्मृति युवा सम्मान पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में 16 मई को इस दिवस की थीम क्या थी? जन भागीदारी से डेंगू पर प्रहार। क्या है? 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? जन भागीदारी से डेंगू पर प्रहार। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। कुछ पुरस्कार है, आपको पुरस्कार याद रखने हैं। प्रसार जनसंपर्क सम्मान विजेता 2026। प्रसार जनसंपर्क सम्मान पुरस्कार विजेता 2026 में बात करें, घनश्याम गोस्वामी। घनश्याम गोस्वामी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। घनश्याम गोस्वामी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है गोपाल शर्मा को। गोपाल शर्मा बीकानेर से अभी, है ना। घनश्याम गोस्वामी सम्मान, घनश्याम गोस्वामी सम्मान मिला है गोपाल शर्मा को। गोपाल शर्मा है आपके बीकानेर से। गोपाल शर्मा को मिला है घनश्याम गोस्वामी सम्मान। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। बीना करमचंदानी को मिला है किशन कुमार व्यास स्मृति रत्न। जनसंपर्क के लिए जनसंपर्क रत्न अवार्ड है ये। कौन सा? किशन कुमार व्यास स्मृति रत्न, है ना। किशन कुमार व्यास स्मृति रत्न पुरस्कार बीना करमचंदानी को मिला है। बीना करमचंदानी याद रखना है। सुरेंद्र सामरिया को दिनेश चंद्र सक्सेना स्मृति पुरस्कार। सुरेंद्र सामरिया को दिनेश चंद्र सक्सेना स्मृति पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस बिल्कुल याद रखना है, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और जन भागीदारी से डेंगू पर प्रहार इसकी थीम थी भाई। उसके बाद में है कि सीपीए जोन द्वितीय चंडीगढ़। सीपीए जोन द्वितीय चंडीगढ़ की बैठक आयोजित की गई थी हरियाणा विधानसभा में। राजस्थान का नेतृत्व करते हैं वासुदेव देवनानी जी। सीपीए जोन चंडीगढ़ द्वितीय चंडीगढ़ जो है इसकी बैठक में भाग लिया वासुदेव देवनानी जी ने। और देवनानी जी ने कहा विकसित भारत 2047 थीम पर समाज एवं विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। रत्न एवं आभूषण के निर्यात की बैठक की गई जयपुर में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय एवं GJEPC की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। निर्यात में हिस्सेदारी भारत के रंगीन रत्न निर्यात का 97% अकेले राजस्थान से होता है। 9 जून को खजूर दिवस मनाया गया। काजरी जोधपुर में हलावी खुनेजी व उन्नत प्रजाति का प्रदर्शन किया गया। हाल ही में खजूर दिवस मनाया गया 9 जून को। ये आपके परीक्षा में आएगा। 9 जून को खजूर का दिवस मनाया गया। ये तो पूछेंगे नहीं कब मनाया गया, लेकिन पूछेंगे कि हाल ही में निम्नलिखित काजरी जोधपुर द्वारा कुछ किस्मों का अनावरण किया गया। किस्मों का नाम है हलावी, है ना। उसके बाद में है खुनेजी, मैं लिख देता हूँ, ये लिखी हुई है यहाँ पे, हलावी खुनेजी और एडीपी वन प्रजाति। हाल ही में इनका अनावरण किया गया। किसकी किस्में है? खजूर की। हलावी खुनेजी और उन्नत एडीपी किस्म। हलावी खुनेजी और एडीपी किस्म। हलावी खुनेजी और एडीपी किस्म किसकी है भाई? हलावी खुनेजी और एडीपी किस्म किसकी है भाई? प्रजाति किसकी है? कादरी जोधपुर द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ये खजूर की किस्म है। कादरी से खजूर याद रखना, कादरी से खजूर याद रखना भाई, है ना। कादरी से खजूर याद रखना। 9 जून को खजूर दिवस मनाया गया और उस समय आपके कुछ प्रजातियों का अनावरण किया गया, कुछ उन्नत किस्में निकाली गई। किसके द्वारा? कादरी जोधपुर द्वारा उनका क्या किया गया? अनावरण किया गया, प्रदर्शन किया गया। हलावी खुनेजी उन्नत एडीपी वन, उन्नत एडीपी वन, है ना, याद रखना है। राजस्थान भारत के रंगीन निर्यात रत्न जो होते हैं ना, रत्न निर्यात उसका 97% अकेले राजस्थान से होता है। भारत के रंगीन रत्न निर्यात का 97% राजस्थान करता है। भारत के रंगीन रत्न निर्यात का 97% तो अकेला राजस्थान करता है। इस बात को याद रखना भाई। रत्न एवं आभूषण पर बैठक आयोजित की गई है जयपुर में। रत्न एवं आभूषण पर आपकी बैठक की गई है जयपुर में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय एवं GJEPC की संयुक्त बैठक की गई है आपके रत्न आभूषणों पर। और रंगीन रत्न आभूषण का जो निर्यात किया जाता है उसमें 97% हिस्सा आपके राजस्थान का है भाई। ठीक है, याद रखना है इस बात को। आगे है पीएम सूर्यघर योजना। पीएम सूर्यघर योजना आपको याद रखनी। राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले।
राजस्थान आपको पता है कि शुरू से सौर ऊर्जा के संदर्भ में बहुत अच्छा राज्य रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान ने हमेशा उत्कृष्ट राज्य रहा है, अग्रणी राज्य रहा है, उत्कृष्ट कार्य करता है। किसके क्षेत्र में? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले भाई, है ना? याद रखना है आपको। 4 जून 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्री द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कारों को राजस्थान की ऊर्जा सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने ग्रहण किया है। कल भी सेकंड ग्रेड में के हाल ही में सेकंड ग्रेड के जो पेपर लगे वहां पे प्रश्न पूछा गया है कि हालांकि वहां पे नाम अलग था, नाम तो आरती डोगरा ही था, पर पुरस्कार वो बात अलग थी। जो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए उसमें नवाचार श्रेणी में आरती डोगरा जी को पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद में है मई के महीने में रूफटॉप सौर इंस्टॉलेशन एवं आवेदन श्रेणियों में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला। मैं बात कर रहा हूं पीएम सूर्य घर योजना। इसके तहत राजस्थान को 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। 6 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों क्या हो रहा है भाई ये? श्रेणियों में 6 श्रेणियों में राजस्थान को पुरस्कार प्रदान किया गया और ये पुरस्कार कहाँ प्रदान किए गए? नई दिल्ली में। ये पुरस्कार आपके नई दिल्ली में प्रदान किए गए और इसमें आपके राजस्थान से आरती डोगरा को पुरस्कार प्रदान किए। इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, आरती डोगरा। ठीक है, डोगरा क्या लिख दिया भाई, है ना? आरती डोगरा जी को। और आरती डोगरा जी कौन है? राजस्थान की ऊर्जा सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन है। ऊर्जा सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन है आपके आरती डोगरा। इन्होंने पुरस्कार प्रदान प्राप्त किया है दिल्ली में जाकर भाई, 4 जून की बात है ना? ध्यान रखना इसको। उसके बाद में है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। है क्या एक्चुअल में? उपभोक्ता श्रेणी सम्मान मिलता है। 90 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों में राजस्थान देश में तृतीय स्थान पर रहा। उपभोक्ता श्रेणी सम्मान की बात करें तो 90 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के मामले में, विद्युत उपभोक्ताओं के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। रूफटॉप क्षमता की बात करें, राजस्थान 830 मेगावाट क्षमता के साथ 2.17 लाख रूफटॉप सौर संयंत्र क्रियान्वित कर रहा है। सब्सिडी वितरण की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को 14 से 60 करोड़ रुपए की सीधी सब्सिडी हस्तांतरित की जाती है। शीर्ष जिले में है जयपुर, कुल 41,296 इंस्टॉलेशन के साथ प्रथम और गंगानगर द्वितीय स्थान पर है। रूफटॉप सोलर के मामले में जयपुर पहले पर है और श्री गंगानगर दूसरे स्थान पर है। श्री गंगानगर वाला याद रखना है आपको। शीर्ष जिला है जयपुर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है कि लोगों को फ्री बिजली देनी है, लेकिन फ्री बिजली देने के साथ में लोगों को क्या करना है? अपने घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने हैं। क्या लगाने हैं भाई? रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने हैं। रूफटॉप सोलर संयंत्र जो लगाए जाएंगे उसमें याद रखना है आपको उपभोक्ता श्रेणी में, उपभोक्ता श्रेणी सम्मान की बात करें तो राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है। 90 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। रूफटॉप क्षमता की बात करें तो राजस्थान ने 2.17 लाख रूफटॉप प्लांट लगाए हैं। एक 830 मेगावाट के 2.17 लाख संयंत्र लगाए हैं, रूफटॉप संयंत्र लगाए हैं राजस्थान ने। उनकी क्षमता कितनी है? 830 मेगावाट क्षमता है। पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना के तहत राजस्थान का प्रदर्शन याद रखना है आपको। प्रश्न आएंगे भर भर के यहाँ से भाई चोरो, याद रखना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2.17 लाख संयंत्र लगा दिए गए हैं। 830 मेगावाट के ये संयंत्र है, 830 मेगावाट के भाई याद रखना। 90 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है भाई। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को 1460 करोड़ रुपए की सीधी सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। राजस्थान में सर्वाधिक संयंत्र लगे हैं जयपुर में 41,296 सर्वाधिक जयपुर में है। दूसरे नंबर पर आपका राज्य श्री गंगानगर, जिला है श्री गंगानगर। उसके बाद में है डायमंड ऑफ एशिया। जयपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मीनू बेरीवाल, डॉक्टर मीनू बेरीवाल को देहरादून कॉन्फ्रेंस में ये पुरस्कार मिला है डायमंड ऑफ एशिया का। डायमंड ऑफ एशिया का पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ अधिवक्ता है, कौन है? मीनू। मीनू का नाम याद रखना भाई, मीनू बेरीवाल। मीनू बेरीवाल का नाम याद रखना है। देहरादून कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता है राजस्थान की, जयपुर की। इन्हें डायमंड ऑफ एशिया का पुरस्कार मिला है। बिल्कुल आपको ये रट लेनी है, ये बातें यहाँ से ही प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आपका प्रश्न, ये गारंटी है भाई। ठीक है, जयपुर की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनू बेरीवाल आपके देहरादून कॉन्फ्रेंस के दौरान इनको पुरस्कार मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान किसको मिला है? लेखिका ज्योत्सना सक्सेना, ज्योत्सना सक्सेना को सिंगापुर संगोष्ठी के साहित्य में, सिंगापुर संगोष्ठी में ये साहित्य सम्मान मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान ज्योत्सना सक्सेना को, सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान मिला है ज्योत्सना सक्सेना को, भाई याद रखना। शोध पत्र प्रस्तुति की बात करें, ज्योत्सन ने सिंगापुर में सहज योग का वैश्विक प्रभाव विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी कला एवं साहित्य धरोहर का गौरवपूर्ण प्रदर्शन करती है कौन? के ज्योत्सना सक्सेना।
ज्योत्सना सक्सेना के बारे में आरपीएससी वालों याद रखना। पहले रूमा देवी चर्चा में थी, आरपीएससी ने पूछा था। नीरू यादव चर्चा में थी, आरपीएससी ने पूछा था। जो महिलाएं राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय आपके एक तरह से पुरस्कार प्राप्त करती है, वहां जाकर वहां अपना नाम रोशन करती है, राजस्थान में आरपीएससी प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो डायमंड ऑफ एशिया वरिष्ठ अधिवक्ता मीनू बोरीवाल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुमित्रा कुमारी चौहान प्राप्त करने वाली लेखिका ज्योत्सना सक्सेना। ज्योत्सना सक्सेना को सिंगापुर संगोष्ठी के दौरान ये पुरस्कार मिला है साहित्य क्षेत्र में। इन्होंने ज्योत्सना सक्सेना ने सिंगापुर में सहज योग का वैश्विक प्रभाव वाली पेंटिंग प्रदर्शित की है। याद रखना। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी कला एवं साहित्य धरोहर का गौरवपूर्ण प्रदर्शन भी किया है। ज्योत्सना सक्सेना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी कल्चर को दिखाया है, राजस्थानी कल्चर का प्रदर्शन किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि विदेशों में जाकर आप हमारी संस्कृति का प्रचार कर रहे हो, और इसीलिए आपको पूछा जाएगा। ज्योत्सना सक्सेना जी को आरपीएससी पूछेगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछेंगे भाई। ज्योत्सना सक्सेना जी का नाम आपको याद रखना है। अटल भारत गौरव सम्मान में कर्नल वीर चक्र के बारे में बात करते हैं। पंडित सलील बिस भट्ट सात्विक वीणा की रचयिता संगीतज्ञ को दिल्ली में सम्मानित किया गया। सलील पंडित ये पंडित विश्व सलील भट्ट, क्या नाम है इनको भाई याद, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है अवार्ड्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा होटल हॉलिडे इन में भव्य अलंकरण समारोह में आयोजित किया गया था। भाई याद रखना भाई, पंडित सलील बिस भट्ट, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अटल भारत गौरव सम्मान। कौन सा पुरस्कार मिला है भाई? अटल भारत गौरव सम्मान। बिल्कुल, अटल भारत गौरव सम्मान किसको मिला है? याद रखना, अटल भारत गौरव सम्मान किसको मिला है? पंडित सलील बिस भट्ट को। पंडित सलील बिस भट्ट को कौन सा पुरस्कार मिला है भाई? पंडित सलील बिस भट्ट को अटल भारत गौरव सम्मान मिला है। कहाँ मिला है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार मिला है दिल्ली में। और दिल्ली की बात करें तो होटल हॉलिडे इन में, होटल हॉलिडे इन में पुरस्कार मिला है। अवार्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किसने दिया है पुरस्कार आपको? आपको पुरस्कार दिया है अवार्ड्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अवार्ड्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आपको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है पंडित सलील बिस भट्ट जी को, याद रखना। उसके बाद में है अनिमेष पाटनी वीर चक्र। अनिमेष पाटनी वीर चक्र ये किसको प्रदान किया गया? याद रखना, 12 के वीर सपूत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा वीर चक्र प्रदान किया गया है अनिमेष पाटनी को। अनिमेष पाटनी को वीर चक्र मिला है, ये राजस्थान के 12 जिले से है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अनिमेष पाटनी याद रखना भाई, अनिमेष पाटनी का नाम याद रखना, मैं कहूंगा कि छप सकता है परीक्षा में। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो मिसाइल स्क्वाड्रन का असाधारण एवं रणनीतिक नेतृत्व करने पर अनिमेष पाटनी को वीर चक्र मिला है भाई। अनिमेष पाटनी ने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? जो मिसाइल थी स्क्वाड्रन, इसका असाधारण एवं रणनीतिक नेतृत्व किया, इस मिसाइल को दागने के रूप में इनको ये पुरस्कार मिला है वीर चक्र। किसको? अनिमेष पाटनी, राजस्थान के 12 जिले से है, याद रखना भाई। दो नाम है, अनिमेष पाटनी, पंडित सलील बिस भट्ट। पंडित सलील बिस भट्ट को अखिल भारत गौरव सम्मान मिला है, और अनिमेष पाटनी जी ने तो मिसाइलों को दागा है भाई। तो गोले दागेंगे आपके 12 के सपूत, राजस्थान के 12 से है, इसलिए इनको वीर चक्र मिला है राष्ट्रपति जी द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है मिस डेजर्ट राजस्थान का पुरस्कार। मिस डेजर्ट राजस्थान का पुरस्कार मिला है पूनम कुमावत को। पूनम कुमावत को मिला है मिस डेजर्ट राजस्थान का पुरस्कार भाई। किसको मिला है? पूनम कुमावत को। सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने जीत लिया। रनर अप कौन रही है भाई? स्वाति नायक प्रथम रनर अप रही है, तथा मुस्कान गर्ग द्वितीय रनर अप है, इनको भूल जाइए। आपको याद रखना कि पूनम कुमावत को मिस डेजर्ट राजस्थान का पुरस्कार मिला है, पूनम कुमावत को। जिसको टॉप पुरस्कार मिला है उसी को नाम याद रखो भाई, पूनम कुमावत जी, काम हो जाएगा आपके। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार किसको मिला है? आईएएस अधिकारी एवं लेखक को वर्ष 2024 का ये पुरस्कार मिला है। इनकी पुस्तक का नाम है ओकुहेपा। ओकुहेपा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा सिद्ध यात्रा वृत्तांत के हेतु इसको पुरस्कार मिला है भाई। शास्त्री पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर विष्णुकांत को। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार, बिल्कुल याद रखना, 2024 का ये पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा ओकुहेपा आपकी रचना है भैया ना। ब्रह्मगुप्त पुरस्कार। ब्रह्मगुप्त पुरस्कार मिला है विज्ञान गणित एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ब्रह्मगुप्त पुरस्कार विज्ञान क्लब, राज्य के स्कूलों में बच्चों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के लिए 870 विज्ञान क्लब बनाए जा रहे हैं भाई। ब्रह्मगुप्त पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे विज्ञान गणित एवं नवाचार श्रेणी को बढ़ावा देने के लिए। राज्य के स्कूलों में बच्चों के वैज्ञानिक चेतना का विकास करने के लिए 870 विज्ञान क्लब स्थापित किए गए हैं। भारत गौरव ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया संसद में सनवर हर्षवाल, नकाराम में पीयूष पांडे को सम्मानित किया गया है। भारत गौरव ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया संसद में
क्या नाम है, सनबर हर्षवाल, ढाकाराम पीयूष पांडे को सम्मानित किया गया है। हीरोज ऑफ इंडिया हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा नामित नितिन भारद्वाज व ज्योति महाजन को ये सम्मान मिला है भाई। नितिन भारद्वाज व ज्योति सम्मान इसको मिला है, हीरोज ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला है भाई, है ना। इनमें से मैं कहूंगा इनमें से कोई सा भी पुरस्कार आपके काम का नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी भाई मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं कोई पेपर सेट करने वाला नहीं हूँ, आपको पढ़ के जाना, एक बार तो कम से कम पढ़ना है, संभावना कम है क्योंकि इससे अच्छे अच्छे और भी पुरस्कार है, इससे भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जैसे वीर चक्र है, फिर ज्योत्सना सक्सेना का पुरस्कार था, वो आपके ज्यादा काम के है। हालांकि ये भी पढ़ के जाने होते हैं, कभी कभार बोर्ड क्या आपसे ये नहीं पूछता कि आपको क्या आता है, वो पूछता है अच्छा तुम क्या पढ़ के आए हो देखता हूँ, कभी कभार वो ऐसा भी कर लेता है ना। इसलिए अब वो पूछ लेगा आप क्या पढ़ के आए हो, तो भैया इसमें तो ये भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन बातें याद रखनी है, एक बार देख के जाना, बाकी जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ज्यादा पढ़ना होता है। वह संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। संगीत नाटक अकादमी कोई पुरस्कार प्रदान करता है ना, तो वो छपने लायक होते हैं। ठीक है, तो ये छपेंगे, जैसे कि क्या नाम है, गुलाबो सपेरा, कालबेलिया लोक नृत्यांगना है ये, इनको मिला है ये पुरस्कार भाई, अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला है, गुलाबो सपेरा को। समंदर खान मांड गायन के प्रसिद्ध फनकार को लोक गायकी श्रेणी में पुरस्कार मिला है, लोक गायकी श्रेणी में समंदर खान को मिला है। ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य के लिए गुलाबो सपेरा, मांड गायन के लिए समंदर खान, मांगणियार लोक संगीत के लिए मंजूर खान, और अकरम खान को मिला है बहरूपिया लोक कला के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 मिला है अकरम खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 मिला है मंजूर खान को। बिल्कुल ये खान साहब को याद रखना है, मंजूर खान को 2024 में पुरस्कार मंजूर हुआ की बात है। मंजूर खान 2024 में, मंजूर खान 2024 याद रखना है, और 2025 में नामंजूर हो गए अकरम खान। करम खान, करम खान को 2025 में पुरस्कार मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार बहरूपिया के लिए। अकबर खान, करम खान है बहरूपिया कला के लिए। मांगणियार कला के लोक संगीतज्ञ है संगीत ये मंजूर खान। मांड गायन के क्षेत्र में समंदर खान है, और कालबेलिया लोक नृत्य के रूप में है गुलाबो सपेरा। सपेरा से कालबेलिया याद रखना है, कालबेलिया के लिए गुलाबो सपेरा है, मांड गायन के लिए समंदर खान है, मांड गायन के लिए समंदर खान है भाई बिल्कुल, और बहरूपिया के लिए कौन है, अकरम खान, और मांगणियार के लिए कौन है, मंजूर खान। ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 क्या है भाई आपके, तो आपके आगे गेम्स वाले। ठीक है, तो ये पुरस्कार याद रखने आपको ना, वापस देख लीजिए एक बार। संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुलाबो सफेरा को कालबेलिया लोक नृत्य के लिए, समंदर खान को मांड गायन के लिए, मंजूर खान को मांगणियार लोक संगीत के लिए, अकरम खान को बहरूपिया कला के लिए। ठीक है, बच्चे कुछ स्पोर्ट वाला सेगमेंट अपन अगली वीडियो में देखेंगे, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल ये चीजें रखने वाली है, ये मान लीजिए कि आपके इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे भी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इनका। धन्यवाद सभी को।